हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमित जॉब पोर्टल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CHO रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में आपको मैं बताने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर थे और प्रोबेबली चांसेस हैं जिसके कि वो नेक्स्ट क्योंकि आपकी एग्जाम में भी आए। तो ये की सीरीज बनाने वाले हैं CHO के प्रिपरेशन के लिए जिसका नाम है CHO प्रिपरेशन। और हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। हम लोग हमारे पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है मेटास्टैटिक साइट कॉमन फॉर लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर के दौरान कॉमन मेटास्टैटिक साइट कौन सी होती है, या लंग्स कैंसर होने के बाद में वो सबसे पहले या कॉमनली वो किस ऑर्गन पे फैलता है। यहाँ पर मेटास्टैटिक शब्द का मतलब होता है फैलना। तो लंग्स कैंसर के बाद में सबसे कॉमनली जो फैलता है वो फैलता है लीवर में। मोस्ट कॉमन जो मेटास्टैटिक साइट होती है लंग्स कैंसर की वो होती है लीवर। सबसे पहले ये लीवर में फैलता है। सेकंड हमारा टॉपिक है एक्यूट एंडोमेट्राइटिस डेवलपिंग इन वुमन। एक्यूट एंडोमेट्राइटिस वुमन में कब डेवलप होती है, तो ये डेवलप होती है आफ्टर एबॉर्शन एंड चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ और एबॉर्शन के बाद में एक्यूट एंडोमेट्राइटिस वुमेन्स में डेवलप हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंडोमेट्राइटिस होता क्या है। अगर हम लोग बात करें एंडोमेट्राइटिस क्या होता है, तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसी एंडोमेट्रियम में स्वेलिंग होना, इरिटेशन होना और एंडोमेट्रियम की वॉल का थिक होना, इसी को ही हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। अब एंडोमेट्राइटिस होता कैसे है, सपोज जब जब कभी भी एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है और इसी ब्लीडिंग को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। इस टाइम पे जो ब्लड निकलता है वो ब्लड अगर इनर साइड चला जाए, इनर साइड मींस अगर वो फैलोपियन ट्यूब हो गया है, ओवरी हो गया है या एब्डोमेन की जो वॉल हो गई है, उससे जाके अगर ये ब्लड वहां पे जाके जमा हो जाए, वहां पे ब्लड का जो कलेक्शन होने लग जाता है। अगर ये कलेक्शन होगा, क्योंकि ये ब्लड निकला था एंडोमेट्रियम के बैकग्राउंड से, एंडोमेट्रियम के टूटने से ये जब ब्लड निकला था, तो ये ब्लड में कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम के पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये पार्टिकल्स ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या एब्डोमेन की वॉल पे जब जमा होते हैं और थोड़े टाइम बाद इन पार्टिकल्स में भी स्वेलिंग होती है और ये एज अ एंडोमेट्रियम वर्क करने लगते हैं, तो जब कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उस टाइम पे ये स्वेल्ड हो जाते हैं, इसमें इरिटेशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन को ही हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, एंडोमेट्राइटिस दो टाइप के होते हैं, एक्यूट एंडोमेट्राइटिस और क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस। बात करें एंडोमेट्राइटिस में, तो एंडोमेट्राइटिस भी दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट एंडोमेट्राइटिस, एक होता है क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस। अभी हम लोग एक्यूट एंडोमेट्राइटिस के बारे में बात करते हैं। तो जब कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है या फिर डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ होता है, या जब कभी हम आईयूडी इंट्रायूटेरल डिवाइस जब हम लगाते हैं थ्रू दी वेजाइना या सर्विक्स के थ्रू, जब कभी इंफेक्शन पास आउट होके एंडोमेट्रियम पे जाता है, तो उस कंडीशन को हम एक्यूट एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ। हमारा तीसरा टॉपिक है एन्यूरोसिस। एन्यूरोसिस सभी को पता हुआ है। एन्यूरोसिस का मतलब होता है जो बच्चे रहते हैं वो अपना ब्लडर का प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो बेड वेटिंग करते हैं या यूरिन पास कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एन्यूरोसिस। अब एन्यूरोसिस में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो 5 साल तक के बच्चे रहते हैं उसमें तो प्रॉपर नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो ये सब चीजें एन्यूरोसिस या बेड वेटिंग वगैरह वो लोग करते हैं। बट आफ्टर जो 5 ईयर वाले जो बच्चे होते हैं, 5 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं, उनमें नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है, तभी भी अगर वो लोग बेड वेटिंग करते हैं तो उसे एन्यूरोसिस के अंडर में, एन्यूरोसिस डायग्नोस के अंडर में रखा जाता है। या कुछ बड़े बच्चे, नॉर्मली क्या होता है कि अगर 5 साल से बड़े बच्चे हैं, अगर वो लोग यूरिन पास करते हैं, बेड वेटिंग करते हैं और उनका प्रॉपर ब्लडर पे कंट्रोल नहीं होता है या प्रॉपर उसको उनमें टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग मींस ब्लडर कंट्रोल या टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों को हम एन्यूरोसिस के अंडर में रखते हैं, या एन्यूरोसिस उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। हमारा फोर्थ टॉपिक है एल्बुमिन। अभी रिसेंटली हमने देखा गया है कि बहुत सारी एग्जाम है जिसमें एल्बुमिन के बारे में पूछा गया है, तो किसी भी टाइप की एग्जाम हो उसमें एल्बुमिन के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन आए गए हैं।
तो हम लोग उसी क्वेश्चन के बिहाफ पे देख लेते हैं एक बार। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन ब्लड में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। 50% पाया जाने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन ही होता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है? बहुत ज्यादा ब्लड में पाया जाने वाला जो मोस्ट अबंडेंट यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो एल्ब्यूमिन होता है। और ये पूरे ब्लड का 50% जो प्रोटीन होता है वो एल्ब्यूमिन का ही बना हुआ होता है। अगर हम लोग नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज इसमें 3.4 टू 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर हम लोग ग्राम की बात करें तो 34 टू 54 ग्राम पर लीटर एल्ब्यूमिन पाया जाता है। तो होता है लीवर में सिंथेसिस होता है, लीवर से बनता है। और एल्ब्यूमिन का जो मेन फंक्शन होता है, एल्ब्यूमिन जो है वो हेल्प करता है आपके ब्लड फ्लो को प्रॉपर बनाए रखने में और ब्लड को ब्लड स्ट्रीम से बाहर लीक होने से ये प्रिवेंट करता है। चाहे आपके पास आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है, चाहे वेन हो, आर्टरी हो, जिस किसी में अगर ब्लड प्रॉपर फ्लो हो रहा है आपका, या वो प्रॉपर अगर फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो होता है एल्ब्यूमिन के कारण। क्योंकि एल्ब्यूमिन एक प्रेशर पे काम करता है जिसको हम लोग तो ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं। ये ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट करता है। ऑनकोटिक प्रेशर के थ्रू आपका जो ब्लड है प्रॉपर ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होता है। और ये उसको ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर के कारण ये ब्लड को अडेसिव या चिपका ब्लड को अपने से चिपका के रखता है, जिसके कारण ब्लड जो है ब्लड स्ट्रीम से बाहर लीक नहीं होता है। ब्लड स्ट्रीम से बाहर दूसरे किसी टिश्यू में वो लीक नहीं होता है और प्रॉपर फ्लो से चलता रहता है। अगर हम लोग ऑनकोटिक प्रेशर की बात करें तो एल्ब्यूमिन का ऑनकोटिक प्रेशर होता है 25 टू 35 mm ऑफ Hg। ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है क्योंकि एल्ब्यूमिन की नॉर्मल रेंज है 3.4 टू 5.4। अगर 3.4 से एल्ब्यूमिन कम होता है तो उसको हम हाइपो एल्ब्यूमिनिया बोलते हैं। और नॉर्मली जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं या जो सीकेडी पेशेंट होते हैं या जो क्रॉनिक लिवर डिसीज वाले या क्रॉनिक किडनी डिसीज वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें ये चीजें देखी जाती है। हाइपो एल्ब्यूमिनिया उन पेशेंटों में देखा जाता है जो कि या तो ओल्ड एज होंगे या रीनल पेशेंट होंगे या जो अल्कोहलिक पेशेंट होंगे, क्रॉनिक लिवर डिसीज वाले जो पेशेंट होंगे उनमें हाइपो एल्ब्यूमिनिया देखा जाता है। ऐसे टाइम पे हम लोग पेशेंट को एल्ब्यूमिन का रिप्लेसमेंट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की तरफ जो है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। अब सभी को पता होगा आरबीसी रेड ब्लड सेल्स क्या होती है। हमारे जो ब्लड होता है ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्स। अगर अभी हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स भी बहुत टाइप की होती है। रेड ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट सेल्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, बेसोफिल्स होती है, ईओसिनोफिल्स होती है। उसमें से एक जो सेल्स होती है वो होती है रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज। आरबीसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सारे ह्यूमंस के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स होती है। तो अगर हम लोग आरबीसीज की लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो नॉर्मल एडल्ट में बात करें तो 120 दिन का रहता है इसका लाइफ स्पैन। और अगर हम लोग बच्चों में बात करें जो फुल टर्म बच्चे होते हैं उसमें 80 से 90 दिन 80 से 19 डेज इसका लाइफ स्पैन रहता है। और जो बच्चे प्री टर्म होते हैं जो नॉर्मल 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उससे पहले जो डिलीवर्ड हो जाते हैं उन बच्चों में ये 35 से 50 डेज का इसमें लाइफ स्पैन होता है। अगर बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो उस टाइम पे हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत होती है। अगर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना होगा। स्टोरेज के लिए हमें ब्लड बैंक की जरूरत होती है। आरबीसी पीआरबीसी या आरबीसी जो पैक सेल होते हैं उसे 40 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है और इसे अप टू 42 डेज 42 दिन तक इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। ब्लड जो स्टोरेज होता है उसकी प्योरिटी की बात करें तो वो 90 से 95% प्योर होता है। प्योरिटी मीन्स अगर हमने जब कभी भी ब्लड हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या फिर ड्यूरिंग स्टोरेशन के दौरान ब्लड सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। तो इस कारण जो प्योरिटी होती है वो 90 से 95% ही बचती है। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक है हीमोग्लोबिन एचबी। हीमोग्लोबिन जो होता है एचबी हीमोग्लोबिन दो तरह की चीजों से बना
दो तरह के पार्ट में बना होता है। एक होता है आयरन, आयरन का बना हुआ होता है, और दूसरा पार्ट होता है इसका ग्लोबुलस प्रोटीन का बना हुआ होता है। जब ये ग्लोबुलस प्रोटीन और आयरन दोनों आपस में मिलते हैं तो ये हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब इस हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये ब्लड में ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ्यूज होता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है, जब लंग्स पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को अपने में बाइंड करता है और लंग्स से पूरी ओवरऑल पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। तो हमारे लिए हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग अगर इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है, एचबी जो होता है 1 ग्राम, उसमें 1.36 ml ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। वहीं अगर हम लोग 100 ml ब्लड लेते हैं, अगर हमने 100 ml ब्लड लिया है, 100 ml ब्लड में 19.4 ml 19.4 ml ऑक्सीजन डिजॉल्व 19.4 ml ऑक्सीजन बाइंड होती है। और इसी बाइंडिंग कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ एचबी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई पेशेंट एनेमिक है, उसको हम लोग 1 यूनिट पीआरबीसी 1 यूनिट पीआरबीसी में 250 ml ब्लड आता है। और अगर हम लोग होल ब्लड देते हैं तो 350 ml में, तो होल ब्लड आता है 350 ml का। अगर हम लोग किसी पेशेंट को पीआरबीसी या होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उस टाइम पे उसका 1 ग्राम एचबी इंक्रीज होता है। चाहे हम लोग होल ब्लड चढ़ाएं या पीआरबीसी चढ़ाएं तो उसका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का ये हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो या ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि इस सीरीज़ के आने वाले जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताइए कि ये वीडियो आपको किस तरह से अच्छा लगा या बुरा लगा। जो भी आपको लगा हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए।